बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन यह है, यहाँ पर लिखी हुई है, इसे देखते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो बेसिकली मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है उसके जो मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके मैसेज का जो सम है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, molecular mass of chlorine Cl2 is 71, molecular mass of H2O is 18 AMU। जब आप सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं उस वक्त आप AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये देखें जी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H2O में जो बेसिकली मैं मास निकालने लगा हूँ H2O मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। इस तरह इनका जो मास होता है वो 18 AMU, यानी कि जब आप वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका जो मास होता है वो 18 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब आप 18 के साथ ग्राम लगा देते हैं ना, तो उस वक्त आप वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की उस वक्त आप बात करते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर्स की आप बात करते हैं। देखें, मॉलिक्यूलर मास को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए ना मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। इस स्लाइड पर देखें, ये हमारे पास कह लें कि एक आयरन का, लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, पीस है। अब यहाँ पर जो आयरन है ना, बेसिकली Fe सिंबल है आयरन को रिप्रेजेंट करने का, आयरन एलिमेंट को। यहाँ पर जो आयरन है ना, इंडिविजुअल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब सब्सटेंस का आपको पता होना चाहिए, सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है ना, देखें, मादे की जो खालस हालत होती है ना, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है ना, जो उसे सब्सटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आयरन चूंकि एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसे एटॉमिक सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो आयरन है बेसिकली ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना, इसलिए इसे एटॉमिक सब्सटेंस हम कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर आए, ये देखें जी, ये ग्लास है, ग्लास में क्या है, वाटर है, H2O। ठीक है ना, अगर ये प्योर फॉर्म में है, कंटेमिनेटेड नहीं है, इसमें कोई पार्टिकल वगैरह, कुछ ज़रात वगैरह नहीं है, तो हम कहेंगे ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसे भी सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्सटेंस था वो इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हमने इसे एटॉमिक सब्सटेंस कहा, और इधर इसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कह दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसे हमने मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहा। मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक सब्सटेंस है और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, अब होप के अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा। देखिए, मॉलिक्यूल का आपने को लाजमी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या था, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूल में हमेशा कोवेलेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखें, ये जो ग्लास है इसमें वाटर है। अब वाटर जो कोई प्योर फॉर्म में, हमने कहा कि ये जहाँ इस वाटर ग्लास में जो सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो लिक्विड फेज में है, यानी कि वाटर है। अब वहां से आपने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया और इसका मैस वो फाइंड आउट कर लिया, मालूम कर लिया। ये देखें जी, 18 AMU आ गया। अब ये जो 18 AMU है ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मास है वाटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है ना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में आपने जो एटम्स होंगे उनके मैसेज का सम कर लिया, तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आता है, यानी कि 18 जो आंसर आएगा वो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे फार्मूला मास की, ठीक है ना। देखें, अगर आपके पास किसी एक प्लेट है, उसमें बेसिकली NaCl है, नमक है, ठीक है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसको आप फार्मूला सब्सटेंस कहेंगे, इसको आप फार्मूला सब्सटेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सोडियम क्लोराइड बेसिकली फार्मूला यूनिट की फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फार्मूला सब्सटेंस कहेंगे। देखें, जो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको बेसिकली फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है फार्मूला मास। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखें, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के दरमियान आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। कंपाउंड्स जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है, जिनके दरमियान बॉन्ड होना है, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड चाहे कोवलेंट है चाहे आयनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है कि चाहे एलिमेंट सेम है या चाहे डिफरेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉन्ड उसमें मॉलिक्यूल में हमेशा कोवलेंट होता है। कंपाउंड में बॉन्ड चाहे कोवलेंट होता है चाहे आयनिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिमेंट्स जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। अब आपको मजीद पता लग गया होगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल के जब आप मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है ना। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेसिकली जब इनके मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे आप फार्मूला यूनिट मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली ये थ्री डिमेंशनल फॉर्म में, यानी कि थ्री डिमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या मतलब होता है कि किस तरह ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जिसमें पार्टिकल्स की एक तरतीब के साथ एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हुई हो, ठीक है ना, एक खास शेप में, एक खास पैटर्न में, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। थ्री डिमेंशनल का मतलब होता है जो चीज अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जी एक्सिस हो, उसे बोलते हैं थ्री डिमेंशनल, ठीक है। ऐसे आप 3D भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जी एक्सिस हो, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन और आपको थ्री डिमेंशन का पता चल गया होगा। अब जो साल्ट होता है यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, वो थ्री डिमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम सी बनाई है, ये देख लें। इसमें बेसिकली सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, ये देखें। अब हर एटम यहाँ पर अपोजिट आयन से सराउंड किया हुआ है, यानी कि अपोजिट आयन से घिरा हुआ है। ये सोडियम के इस जानब क्लोराइड है, नीचे फिर क्लोराइड होगा, इधर भी क्लोराइड होगा, सोडियम के ऊपर भी क्लोराइड होगा। इधर जो क्लोराइड आयन है इसके नीचे सोडियम आयन है, इधर भी सोडियम आयन होगा, ऊपर भी सोडियम आयन होगा और इधर भी सोडियम आयन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हर जो बेसिकली आयन है वो अपोजिट आयन से सराउंडेड होगा, यानी कि घिरा हुआ होगा, ठीक है। देखें, अब ये जो बेसिकली, अब ये जो मैंने एक शेप बनाई क्रिस्टल, जिस तरह फर्ज करें क्रिस्टल आप इसे एज्यूम कर लें, इसमें बेसिकली एक सोडियम क्लोराइड तो नहीं है ना, इसमें मिलियंस ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे, ठीक है। लेकिन आपने इस थ्री डिमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, NaCl, और उसका मास फाइंड आउट किया, ठीक है ना। वो जो मास आया आपका, वो आया है जी 58 AMU। सोडियम का 23 होता है मास, और जो क्लोरीन का होता है वो 35.5 होता है, या 35 कह लें आप, ठीक है ना। इन दोनों का सम किया तो 58 AMU आ गया। अब ये जो मास है ये आपका फार्मूला मास है, ठीक है ना। सम ऑफ एटॉमिक मैसेज
ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। यहां पर वन फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl। ठीक है, हमने अब इनके मैसेज को सम करना है। 23 होता है सोडियम का और 35 होता है क्लोरीन का। ठीक है, आपने जब सम किया तो आंसर आपका क्या आ गया, 58 AMU। ठीक है, अब आपको पता लग गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हर आयन जो होता है ये वो अपोजिट आयन से सराउंडेड होता है। क्रिस्टलाइन से मुराद होता है कि पार्टिकल्स की वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, एक खास तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ अरेंजमेंट होती है। ठीक है ना, ये एक जनरल एक मैंने कहा कि आप इसे क्रिस्टल अज्यूम कर ले इस शेप को। ठीक है ना, इसमें हमने एक सोडियम क्लोराइड यानी कि एक यूनिट लिया। ठीक है ना, तो उसका हमने उसके एटम्स का मैसेज का सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 58 AMU। अब ये जो 58 AMU है ये बेसिकली फार्मूला मैस है। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड फार्मूला मैस। अब यहाँ पर जो रेशो होगी सोडियम और क्लोराइड आयन की वो 1:1 होती है। ठीक है ना, ये बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में ज़ाहिर किए गए हैं। बेसिकली ये सादा तरीन जो निस्बत होगी कि वो है 1:1 की। अब आपको पता लग गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मैंने पहले बता दिया है कि जो सब्सटेंस है वो जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहना है। जब सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे आपने एटॉमिक सब्सटेंस कहना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। Sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance is called formula mass। अब आप देखें ये तो अब आपको पता चल गया ना कि फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, देखें अब आपको मैं थोड़ा सा ना मजीद आगे लेकर चलता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि जो मैस होता है ना, हम मैस की बात करते हैं लेकिन मैस बेसिकली आप जदीद दौर में तो मास स्पेक्ट्रोमीटर आ चुके हैं। ठीक है ना, उनके थ्रू जो है मैस होता है वो फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन जब मैस स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था तो इससे पहले बेसिकली जो एटम्स के मैस को हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का बेसिकली जो मैस था ना, वो जो साइंटिस्ट थे उस वक्त जो केमिस्ट थे उन्होंने उसे एक माना था। ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट माना था। तो उससे हाइड्रोजन के साथ बेसिकली दूसरे एटम्स के मैस को कंपेयर करके उनका मैस निकाला जाता था। लेकिन बाद में बेसिकली वो हाइड्रोजन से स्विच करके कार्बन 12 पर आ जाए, यानी कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से से मैस कंपेयर किया जाने लगा। ठीक है, देखें किस तरह कार्बन 12 के 12वें हिस्से से मैस अज्यूम किया जाने लगा। देखें ये देख लें, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये कार्बन 12 है। ठीक है ना, कार्बन 12। ठीक है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। लेकिन कार्बन 12 के ही 12वें हिस्से से मैस को कंपेयर करना है क्योंकि ये नेचुरली इसकी जो अबंडेंस होती है वो 98% होती है। अब समझाने के लिए अज्यूम कर ले, अब हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है। देखें ये अब कार्बन का जो कार्बन 12 है, कार्बन का एक एटम है, उसके आपने 12 हिस्से कर लिए हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब आपने ये जो 12वां हिस्सा है ना कार्बन का, ये इसको लिया है। ठीक है ना, इसको बेसिकली ये आपका एक वेट बैलेंस है। ठीक है ना, आपने कार्बन का जो 12वां हिस्सा है ना उसको एक तरफ रख दिया है। ठीक है ना, और इधर आपने फर्ज कर लिया कोई हीलियम का एक अपने हीलियम ले लिया। ठीक है ना, हीलियम का मैस होता है ना 4। ठीक है, 4 होता है। तो यहाँ पर आप कार्बन 12 के कितने पार्ट्स रखेंगे कि वो जो है बैलेंस कर दे हीलियम को। ठीक है ना, तो जाहिर बात है आप यहाँ कार्बन 12 के बेसिकली जो उसका 12वां हिस्सा उसके 4 पार्ट्स लेंगे। ठीक है ना, तभी जाकर वो हीलियम के वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है ना, तो इस ये जनरल एक कंसेप्ट है कि इस तरह हमने जो कार्बन 12 है उसके 12वें हिस्से से हम मैस दूसरे एटम्स के मैसेज को कंपेयर किया। जस्ट एक
समझाने का एक वे है, ठीक है ना। असल में तो हम एटम्स को तकसीम नहीं ना कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजिबल है। अब एक डॉट में भी 12 लाख 20 लाख के करीब एटम्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आप उसको आम आंख से तो नजर नहीं आता एटम, उसको देखने के लिए हाई मैग्नीफाइंग पावर की माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है, ठीक है ना। असल में तो आप एटम को तकसीम नहीं कर सकते, मतलब वो इंडिविजिबल है। लेकिन ये जो मैंने बताया ये जस्ट समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना। तो वन, जब आप सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस वक्त आप यूनिट यूज करते हैं एएमयू का, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट है। लेकिन जब फर्ज करें हाइड्रोजन का अगर मैं मास कहूं कि 1 एएमयू है, तो इसका मतलब है कि मैं हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल की, यानी कि या एक एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का जब मास 1 एएमयू होगा, उस वक्त मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं कहूंगा हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होगा, उस वक्त मैं हाइड्रोजन के 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स की बात कर रहा हूँ ना। ये बेसिकली जो मोल का कंसेप्ट है, एटम के मास को ग्राम में जाहिर करने के लिए ही दिया गया, ठीक है ना। अब आपको पता लगा होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, और किस तरह हमने हमने जो मास है पहले जो है वो एटम जो कार्बन 12 के किस तरह 12वें हिस्से से कंपेयर किया जाता था, ठीक है ना। ये एक तरीका था जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। अब होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।